So let's start with resolution of vectors into rectangular components. अभी rectangular क्या होता है? रेक्टेंगुलर का मतलब दो x और y इनको शामिल कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगुलर। और पूरी बात करें तो 3D में कार्टेशियन कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो तीन कंपोनेंट्स में भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहले दो में रिजॉल्व करना सीखेंगे। रिजॉल्व करना मतलब तोड़ना, किसी चीज को रिजॉल्व करना यानी ब्रेक करना, यहाँ पर वो मीनिंग है उसका। सो व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू कंपोनेंट्स कि अलग अलग डायरेक्शन में उसका क्या असर जाने वाला है, क्या इफेक्ट जाएगा, विच आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में है? एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, राइट एंगल्स टू ईच अदर। जैसे ए का जो कंपोनेंट है डायग्राम में तुम देख पा रहे हो, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, तो ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा के बीच में 90 डिग्री एंगल है। Then the components are called rectangular or orthogonal components of that vector. तो ये जो टर्म है ऑर्थोगोनल, ये किसके लिए यूज करते हैं हम? 90 डिग्री के लिए। लेट ए वेक्टर ए इक्वल टू ओ ए इन एक्स वाई प्लेन, जो कि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ए बी एंड ए सी। तो हमने क्या किया? पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी ए सी फ्रॉम ए ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। जो लेंथ है ओबी की, ओ बी, ये जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस और कंपोनेंट ऑफ ओ ए अलोंग एक्स एक्सिस। लैंग्वेज पर गौर करो। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स, ए सबस्क्रिप्ट एक्स से दिखाएंगे। सिमिलरली ओ सी को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय उसको ए सबस्क्रिप्ट वाई से दिखाएंगे। और वेक्टर एडिशन के लॉस के हिसाब से अगर मैं ट्राइंगल लॉ यहाँ पे लगाता हूं तो ओ ए जो है वो होगा ओ बी प्लस बी ए, और बी ए जो है वो ओ सी के बराबर है, इसलिए मैं लिख पाऊंगा ओ ए इक्वल टू ओ बी प्लस ओ सी। तो इसी फैक्ट को हम समझते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। तो जो अभी बात की मैंने, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से समझो। हमें चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। माना कि ये है हमारे पास एक्स वाई प्लेन। अब ये तुम कॉपी में बना सकते हो साइमल्टेनियसली साथ साथ। हेडिंग होगा resolution of a vector in 2D. Resolution of a vector in 2D. This will be the heading. So what you have to do, suppose we have a force vector, कोई force है जो ऐसे काम कर रहा है। माना कि इसको मैंने दिखाया OP से। OP is representing vector F जो एंगल थीटा पर काम कर रहा है। Does it make sense? यहां तक समझ में आया? ऐसा कोई फोर्स लग सकता है? यस और नो? है ना? जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉक्स lying on floor or lying on table, lying on hard surface। तो ये कोई डब्बा है जो किसी हार्ड सरफेस पर पड़ा है। हम जानते हैं कि अगर इस पर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं तो इसका मूवमेंट होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इधर मूव करेगा। ये जो तीन लाइन खींची ना, स्पेशल इफेक्ट है डायग्राम में इस बॉक्स का मूवमेंट दिखाने के लिए। यही बॉक्स अगर फोर्स लगाएं वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वर्टिकली अपवर्ड, तो ये किधर मूव करेगा? तो नेचुरल सी बात है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब मैं उस इफेक्ट को अगर दिखाना चाहता हूं यहां पे कि ये हवा में ऊपर उठेगा, तो मुझे क्या करना होगा? स्पेशल इफेक्ट, फ्लोर को थोड़ा नीचे बनाना होगा और
बॉक्स की बाउंड्री कंप्लीट करके इसका मोशन मैं ऐसे दिखा सकता हूं। इसका मतलब ये नीचे से ऊपर उठ रहा है। पर तीसरी सिचुएशन सोच के देखो, जहां पर फोर्स जो है ना तो वर्टिकल लग रहा है ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। यानी फोर्स जो लग रहा है वो कुछ एंगल पर लग रहा है ऑन दिस बॉक्स, ऐसे कुछ एंगल बनाते हुए लग रहा है। सपोज हियर इज द सेंटर, यानी इस बॉक्स को अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूं, बॉक्स जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फैला हुआ। और अगर मैं मान लूं कि इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है एट ए सर्टेन पॉइंट ओ, तो फोर्स F जो लग रहा है कुछ एंगल बनाते हुए लग रहा है, दैट एंगल इज थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये एंगल थीटा बन रहा है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि बॉक्स ऊपर जाएगा या आगे जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? हवा में उठ के टेढ़ा मीन्स, तो यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। एक्चुअल में क्या तुम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि बॉक्स जो है तुम्हारा ऐसे मूव करेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा? क्या तुम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो? ऐसा करके देखना। प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसा करके देखना, किसी ऑब्जेक्ट को डालना रास्ते पे, नीचे जमीन पे रखना, टेबल पे रखना और एक धागा बांध के खींचना। ठीक है, अलग अलग एंगल चेंज करना, एक्सपेरिमेंट करके देख। यू विल फाइंड दैट बॉक्स विल मूव along horizontal only, हॉरिजॉन्टल के along ही जाने वाला है। वर्टिकल के along तब तक नहीं जाएगा, देयर इज सर्टेन कंडीशन। वर्टिकल के along कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक ये फोर्स एक सर्टेन मैग्नीट्यूड को क्रॉस नहीं करता। सो हम जानना चाहते हैं ये जो फोर्स है इसका असर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, ये हम जानना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम P। ये है परपेंडिकुलर का फुट, जिसको मैं दिखाता हूं बच्चों पॉइंट N से। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। तो तुम देख रहे हो ये जो PN है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इधर एक पॉइंट मार्क करूं, यानी P से मैं एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर भी ड्रॉप कर देता हूं। तो दिस इज y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस पॉइंट को मैंने मान लिया सपोज M, M फॉर मंकी। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि OM जो वेक्टर है वो बराबर होगा NP के? इज इट ट्रू? OM लिखने का तरीका क्या है? OM इसकी डायरेक्शन इधर और NP इक्वल वेक्टर होंगे दोनों ना, एक रेक्टेंगल की पैरेलल साइड से। तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो OM एंड NP आर इक्वल वेक्टर्स, ऐसा मैं कह सकता हूं। इसी तरह से ON और MP मध्य प्रदेश, ON स्विच वाला ऑन ऑफ और MP ये भी इक्वल वेक्टर्स होंगे। अगर मैं यहाँ ट्राइंगल लॉ लगाता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिया, ये मैंने लिया ONP। तो ONP राइट एंगल ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूं ON प्लस NP इक्वल टू OP। ये तो वेक्टर फॉर्म में। अब अगर मुझे F का मैग्नीट्यूड लिखना पड़े
तो तुम जानते हो आर, ओपी जो है वो एफ के बराबर है, ओपी इज नथिंग बट एफ। और रिजल्टेंट कितना होता है, अगर मैं ये कहता हूं कि यहां एक मैंने लैंप जलाया, बल्ब जलाया, रोशनी डाली टॉर्च जलाकर, किस पर, इस ओपी पर, तो इसकी जो छाया, छाया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, छाया को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो इसकी जो छाया पड़ेगी कहां पर, एक्स एक्सिस पर, उस छाया की बाउंड्री ये होगी यहां तक। और अगर मैं बल्ब इधर से जलाता हूं, टॉर्च इस डायरेक्शन से रोशनी फेंकता हूं, तो वाई एक्सिस पर जो छाया पड़ेगी वो इतनी होगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तो है टर्मिनोलॉजी, टर्म प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर डालकर। अब मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि ये जो ओ एन है विच इज प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, जिसको मैं एफ का एक्स डायरेक्शन में जो असर है, इफेक्ट है, वो कह रहा हूं, यानी कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स से दिखा रहा हूं। और जो ओ एम है उसको कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग वाई डायरेक्शन, यानी उसका असर वाई डायरेक्शन पे कह रहा हूं, उसको मैं एफ वाई से दिखा रहा हूं। तो यहां नीचे ओ एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओ एन की जगह मैं लिख सकता हूं एफ एक्स, क्योंकि ओ एन एफ एक्स से दिखाया मैंने। एन पी जो कि ओ एम के बराबर है, तो मैं उसकी जगह क्या एफ वाई लिख सकता हूं, या कोई ऑब्जेक्शन है इसमें तुमको? तो जब मैंने इसको एफ वाई लिखा, ओपी को मैं एफ लिख सकता हूं। तो अब मैं साफ साफ देख रहा हूं कि मैं एफ को लिख पा रहा हूं एफ एक्स और एफ वाई के टर्म्स में, यानी एफ किसके बराबर हुआ, एफ बराबर हुआ एफ एक्स प्लस वाई। यानी हम कह सकते हैं कि एफ के ये दो कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। अब इसको हम ले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन थीटा कॉस थीटा तुम समझते हो, हम वापस से इसी ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ओ एन पी। और मैं यहां पे लिखना चाहता हूं साइन थीटा की वैल्यू, तुम बताओगे क्या लिखो, एफ एफ एक्स एफ वाई के टर्म्स में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर है एमपी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ओपी। तो क्या मैं साइन थीटा को एफ वाई अपॉन एफ लिखूं, या तुम्हें इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ट्रायंगल ओ एन पी, ये रहा, ये रहा थीटा, ये थीटा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये है ना परपेंडिकुलर, सामने वाली जो साइड है एनपी, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। हाँ, एनपी किसके, एफ एक्स तो बेस है, साइन थीटा में बेस आता नहीं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया मैंने। और अगली स्टेप में मैं लिख सकता हूं एफ वाई किसके बराबर है, ये सब मैग्नीट्यूड चल रहा है सिर्फ, देखो यहाँ पर वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड चल रहा है, एफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो एफ वाई है नथिंग बट एफ साइन थीटा। और मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। आल्सो, ये लैंग्वेज सपोर्टिंग लैंग्वेज होती है आल्सो और वगैरह। इसी ट्राइंगल में मैं कॉस थीटा लिखना चाहता हूं, अब तुम बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुप हो रहा हूं, बताओ कॉस थीटा को क्या लिखूं? वेरी 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 गुड, एफ एक्स यानी बेस अपॉन एफ यानी हाइपोटेन्यूज। और यहां से मुझे मिल जाता है एफ एक्स किसके बराबर, मुझे एफ एक्स मिल जाता है एफ कॉस थीटा। एंड इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कॉस थीटा साइन थीटा यहां से हटाना चाहता हूं। तो दिमाग में एक बात सेट करो तुम लोग, ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत ही काम का रिलेशन है, कौन सा रिलेशन,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत काम का रिलेशन है। तो जब भी साइन थीटा कॉस थीटा हटाना चाहते हो, स्क्वायर करके अगर जोड़ दो और उसमें अगर ये टर्म आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिमाग लगाकर आइडिया जनरेट करके बताओ मैं इक्वेशन 1 और 2 के साथ क्या करूं जिससे कि हाँ स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हो जाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं नाउ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो हमें मिलता है एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब एक स्टेप में खा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में एफ स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया कि एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। एफ को मैंने इस साइड में लिख दिया क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स को पहले लिख दिया मैंने एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, तो दिस इज मैग्नीट्यूड। यानी सबसे पहले तो हमने दिखाया कि एफ एक्स और एफ वाई एफ के ही टुकड़े हैं, एफ के ही कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स में एफ वाई जोड़ने पर एफ मिल जाता है। अब हम इंटरेस्टेड थे इसके मैग्नीट्यूड में और इसकी डायरेक्शन में, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। एफ का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, जो उसके दो टुकड़े हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं 2D में। तो ये होता है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसको हम वेरीफाई करते हैं जो हमने ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस सीखा एनालिटिकल मेथड, वहां तुम्हें याद हो तो आर था अंडर रूट ऑफ पी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद आ रहा है फॉर्मूला? हाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है आर वाला? आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद आ रहा है? वहां पर थीटा 90 हो गया, तो ये देखो एफ एक्स को तुमने मान लिया ए, एफ वाई को तुमने मान लिया बी, एफ को मान लिया आर। अब ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। थीटा 90 हो जाता है अगर, तो cos 90 0, तो टर्म में क्या रह जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रह जाता है खाली। आर इक्वल टू आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो वेरीफाई हो गया, आर की जगह एफ रूट ऑफ, हो गया वेरीफाई। वैसा वैसा का वैसा फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड हैं, एंड हमें पता है कि अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो मैं बताऊं तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा कुछ लिखते थे हम डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा तो नहीं, थीटा ही है, थीटा इटसेल्फ इज द सेम एंगल जो रिजल्टेंट ए के साथ बना रहा है। तो मुझे टेन थीटा निकालना है इस ट्राइंगल में, ओ एनपी में टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर एनपी, परपेंडिकुलर एनपी अपॉन बेस ओ एन होता है। एनपी किसके बराबर है? एफ वाई के बराबर है। ओ एन किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये मैंने एंड लिखना था, गलत लिख दिया, मैं सही कर देता हूं, एंड टेन थीटा, टेन थीटा हुआ एफ वाई अपॉन एफ एक्स, और यहां से लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये ध्यान रखना कहां पर मैं वेक्टर का सिंबल लगा रहा हूं, कहां पे नहीं लगा रहा हूं, ऊपर एरो कहां पे लगा सकते हैं हम, कहां पर नहीं लगा सकते। तो ये तुमने सीख लिया 2D रिजोल्यूशन। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे, उससे क्लैरिटी आएगी। दिस इज द थ्योरी अबाउट रिजोल्यूशन इन 2D। जो नोट नहीं कर पाए उसको छोड़ते चलना, जो जो नोट कर पाए हो ऐसे समझो। क्या करना, अगर मान लो इसमें कोई चीज नोट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पॉज कर लेना रिकॉर्डिंग में, बाद में नोट कर सकते हो तुम जो छूट जाए। पर ऐसा नहीं कि कुछ भी नोट नहीं करो, कुछ कुछ नोट करते चलो, बाकी की जगह छोड़ते चलो, जितनी जगह तुम्हें चाहिए उसमें आ जाएगा। फिर हम चल रहे हैं आगे के डिस्कशन पर। सो
A has been resolved into two parts, one along OX and the other along OY, which are mutually perpendicular. तो ट्रायंगल OAB में OB अपॉन OA cos अल्फा है, OB जो है वो OA cos अल्फा है, यानी AX इक्वल टू A cos अल्फा, ये बिल्कुल वैसे ही FX इक्वल टू F cos थीटा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। तो हमने AX AY दो कंपोनेंट्स यहाँ पे रिजॉल्व किए। अगर I कैप J कैप को हम यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं OX और OY के अलोंग, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन एसोसिएट करने के लिए I कैप J कैप की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम I कैप J कैप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला है तुमने देख लिया, अभी अभी हमने निकाला था, F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर एंड टेन अल्फा यानी टेन थीटा था एफ वाई बाय एफ एक्स। तो I कैप J कैप कैसे आया उसको समझो। यहां देखो, मैं यहां पर डायरेक्शन एसोसिएट करना चाहता हूं, ठीक है। तो हम पकड़ते हैं इस एक्सप्रेशन को पकड़ते हैं। आई वांट टू एसोसिएट डायरेक्शंस। तो मैं इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूं, कैसे, तुमने सीखा था अगर कोई वेक्टर ए है तो उसमें है डायरेक्शन जो कि ए कैप से दिखा सकते हैं उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, और उसमें है मैग्नीट्यूड जिसको ए से दिखा सकते हैं। या तुमने सीखा था किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप यानी इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में जा रहा है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, यानी वो वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड यानी 10 मीटर। तो यूनिट वेक्टर क्या बन गया, 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहां ये जो वेक्टर है एफ एक्स, मुझे पता है इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम आई कैप लेते हैं यूनिट वेक्टर, तो मैं एफ एक्स की जगह लिख सकता हूं, वेक्टर एफ एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स यानी ये वाला हिस्सा, और फिर डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स यानी आई कैप। इसी तरह से मैं एफ वाई को लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वाई और फिर डायरेक्शन वाला हिस्सा जे कैप। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि वेक्टर एफ ये बराबर होगा एफ एक्स टाइम्स आई कैप प्लस एफ वाई टाइम्स जे कैप, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई की डायरेक्शन है अलोंग आई एंड अलोंग जे। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें जो बात नहीं समझ में आई हो वो पूछो। रिप्रेजेंटेशन, ओके, लेट्स गेट बैक। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3D, 3D में करना होगा तो कैसे करेंगे। कंसिडर ए वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय OA, OA से दिखाया, अभी हमने 3D में समझने के लिए क्यूब की मदद ली है। कंसिडर O एज ओरिजिन, O को ओरिजिन माना, ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड विद इट्स 3 एजेस अलोंग x, y एंड z एक्सिस। ये बना दिया। वेक्टर A इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइड, इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल भी कहते हैं, OA स्मॉल a से जो दिखा है। इट्स प्रोजेक्शंस ऑन x, y एंड z एक्सिस आर, वो है AX, AY एंड AZ। तो सीधे सीधे इस क्यूब की मदद से हमको ये मिल गया, और ये क्यूब यहाँ पर है, पर क्यूब कहने के बजाय इसको पैरेललोपाइड क्यों कह रहे हैं, एनी आइडिया। जरूरी नहीं है कि वेक्टर AX, AY, AZ बराबर हो, these may be differ, these may be different, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं। उस केस में ये क्यूब नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये कहलाएगा पैरेललोपाइड। जैसे जूते का डब्बा, जूते के डब्बे में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, तो पैरेललोपाइड हमने बोला क्यूब बोलने के बजाय। हालांकि बना क्यूब रखा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो बना क्यूब रखा है। These are the three rectangular components of A. यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में प्रूव कर सकता हूं OA किसके बराबर होगा,
तो ये मैं प्रूव करना तुम्हें बता देता हूँ, और फिर 3D में जब हम लिखेंगे तो आई और जे के अलावा के कैप और आ जाएगा, तीसरा कंपोनेंट और आ जाएगा। और रिजल्टेंट जब निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम जानते हैं ये तीनों ऑर्थोगोनल हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो यहाँ एक टर्म और जुड़ जाएगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच का एंगल कॉस 90 वो तो जीरो हो जाएगा। फिर आगे कुछ टर्म्स और आ रही हैं, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह, तो वो क्या होते हैं वो समझते हुए हम चलते हैं। पहले हम 3D रेजोल्यूशन को समझते हैं बोर्ड पर। सो हाउ टू रिजॉल्व इन 3D, तो तुम अपनी कॉपी में लिख सकते हो वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D। अब धीरे धीरे तुमको क्या करना है कि अपने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते जाना है। पहली बार में जब तुमने लिखा था रेजोल्यूशन पूरा लिखा था, अब ये अंडरस्टूड है, दिमाग अपने आप रेफरेंस के हिसाब से समझ सकता है। रेजो का मतलब यहाँ पे रेजोनेंस इंस्टीट्यूट नहीं है या रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है, रेजो का मतलब यहाँ पर रेजोल्यूशन है, क्योंकि हमने उससे पहले 2D में रेजोल्यूशन पढ़ा था। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पैरेललो पाइप्ड बनाते हैं। अब क्यूब ना बन जाए उसके लिए क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। पैरेलल पाइप कैसे बनाते हैं, ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। एक रेक्टेंगल बनाया, उसके आधे से काटते हुए हम बनाएंगे दूसरा रेक्टेंगल, और फिर हम इसके सभी कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो शेप बन के आया अभी, इसको हम कहते हैं पैरेललोपाइप्ड। आगे की डिटेल बताने से पहले मेरा जो लैपटॉप है बैटरी लो दिखा रहा है, चार्जर मेरा यहाँ पे नहीं, मैं 2 मिनट लगेंगे, मैं लेके आता हूँ, लगाता हूँ। ओके, लेट्स गेट बैक। आवाज आ रही मेरी? ओके, ये है ओरिजिन। अगर मैं किसी वेक्टर को इस पैरेललोपाइप के बॉडी डायगोनल से रिप्रेजेंट कर पाऊं, माना कि ओपी, और ये है फोर्स वेक्टर एफ। पॉइंट्स के नाम हम देते हैं, नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस
फिर टी यू ओ ऑलरेडी है यहाँ पर वी। तो अब मुझे इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है इसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये है एक्स एक्सिस, ऊपर है वाई एक्सिस और इधर बाहर है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तुम जानते हो आई कैप से दिखाते हैं हम, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप से दिखाते हैं और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप से दिखाते हैं। अब मैंने क्या किया, पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वो परपेंडिकुलर मीट करता है, कहां पर ड्रॉप किया, नीचे फर्श पर। फर्श कौन सा है, एक्स जेड प्लेन। तो ये परपेंडिकुलर सीधे जाएगा पॉइंट एस पर जाकर स्ट्राइक करेगा, ये परपेंडिकुलर। अब पॉइंट एस से एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, ये तुम्हें समझना है, वी पर मिलता है। दूसरा परपेंडिकुलर डाला जेड एक्सिस पर, जो इसको आर पर मिलता है, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री है। अच्छा, तीसरा परपेंडिकुलर सीधे वाई एक्सिस पर डाला पॉइंट पी से, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, तो ये यू पॉइंट पर जाकर मिलेगा। तो अभी मैं ये कह सकता हूं कि एफ के 3 कंपोनेंट होंगे जो मुझे रिजॉल्व करके प्रूव करने हैं। पहला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग जो दिखाई दे रहा है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट एक्स से, एफ एक्स। ये है अलोंग एक्स एक्सिस। और वेक्टर एफ एक्स को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग ओ यू के बराबर है। ओ यू इज इफेक्ट ऑफ एफ अलोंग वाई डायरेक्शन, एंड इसको मैं दिखाऊंगा एफ वाई से। और तीसरा कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के अलोंग ओ आर, और इसको मैं दिखाऊंगा एफ जेड। हाँ बोलो, क्या, क्या हो गया? अ- अभी दिख रहा है? तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। ये ओपी एफ है और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए एक्स जेड प्लेन पर, तो पॉइंट एस मिला परपेंडिकुलर का फुट। फिर मैंने एस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, तो मुझे एफ एक्स मिला, वाई एक्सिस पर मुझे एफ वाई मिला, जेड एक्सिस पर मुझे एफ जेड मिला। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ये लिख, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? जैसे पिछली बार हमने दो डायरेक्शन में तोड़ा था एफ के इफेक्ट को, एफ एक्स और वाई, एक्स और वाई। अभी एफ के इफेक्ट को हम 3 डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं। तुम इमेजिन करो, ये तुम्हारा कमरा है जिसमें तुम बैठ के पढ़ रहे हो, और ये कमरे का एक कोना है नीचे वाला। इस कोने से उसके दूसरे टॉप मोस्ट कॉर्नर तक एक अ, लंबा सा डंडा है या लोहे का पाइप है जो जा रहा है। तो इसका जो असर होगा, ये कमरे का फर्श है, इस पे तुमने परपेंडिकुलर डाला है असर निकालने के लिए, एक्स कंपोनेंट कितना, वाई कितना, जेड कितना, इस तरह से कुछ है। तो यहां पर मैं वेक्टरली प्रूव करके बताऊंगा कि ये जो एफ है वो वास्तव में इन तीनों के सम के बराबर है, यानी एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड के बराबर होगा। या हम इसको, हाँ मैं प्रूव करके बताऊंगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप
प्लस एफ वाई का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप प्लस एफ जेड का मैग्नीट्यूड इंटू के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे प्रूव करना है, उसको प्रूव करने के लिए मैं एडिशनल यहाँ पे क्या करता हूँ, ओ एस को ज्वाइन करता हूँ, ओ एस को। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ट्राइंगल लॉ से प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया, ये सब राइट एंगल ट्राइंगल है, तुम देखो बॉक्स है ये पूरा। तो क्या ओएसपी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सोच के बताओ। ओएसपी, ओएसपी, ओएसपी एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें राइट एंगल एस पर बन रहा है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एस पी मैं लिख सकता हूं ओ एस प्लस एस पी, ये सेम ओरिएंटेशन में, इक्वल टू ओपी अपोजिट ओरिएंटेशन में लिख सकता हूं। ओ एस प्लस एस पी, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन वन। अब मैं लेता हूं दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, वो देखो राइट एंगल है कि नहीं, ओवीएस, ओ ओवीएस। तो ये जो ओवीएस है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज वी पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। ओवीएस में मैं लिख सकता हूं, ये ओ एस किसके बराबर आएगा, ओ एस रिजल्टेंट अगर मैं मान लूं, तो ओ एस को हम ब्रेक कर सकते हैं ओवी प्लस वी एस में। ओ एस इज ओवी प्लस वी एस। कर सकते कि नहीं कर सकते। और ये जो वी एस है, वी एस, ये तो ओ आर के बराबर है, वी एस एक्चुअली ओ आर के बराबर है, इक्वल एंड पैरेलल। तो जब वी एस ओ आर के बराबर है, तो मैं वी एस की जगह ओ आर लिख सकता हूं, ओ वी प्लस ओ आर, ऐसे मैंने लिखा। अच्छा, अब मैं ये वैल्यू ओ एस की उठाकर इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन वन में डाला, तो ओ एस की जगह मैंने लिखा ओ वी प्लस ओ आर प्लस एस पी इक्वल टू ओपी। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक। ये कैसे लिखा समझ में आ गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ओवी क्या है, ओवी इज नथिंग बट एफ एक्स, ओवी की जगह मैं एफ एक्स लिख सकता हूं। अच्छा, ओ आर क्या है, ओ आर की जगह मैं एफ जेड लिख सकता हूं। और एसपी की जगह मैं लिख सकता हूं ओ यू, क्योंकि एसपी तो ओ यू के बराबर है। और ओ यू किसके बराबर है, ओ यू एफ वाई के बराबर है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, क्योंकि ओपी, ओपी है एफ, ओपी को पहले लिख दिया मैंने एफ इक्वल टू ओबी की जगह एफ एक्स, एफ एक्स प्लस ओ आर की जगह एफ जेड प्लस एस पी की जगह एफ वाई। तो वास्तव में मुझे मिल तो यही गया, ये जो मैंने पहले लिखा था, हेंस प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि तीन कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो गए, फोर्स के वेक्टर कंपोनेंट्स एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड। तो ये था रेजोल्यूशन इन थ्री डी। अब तुमको क्या करना है
कि ये पुराना भी पढ़ लोगे, दोबारा आगे का भी पढ़ लोगे, फिर हम ये की पॉइंट्स और ये डायरेक्शन कोसाइन समझते हुए इसके क्वेश्चंस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। और साइमल्टेनियसली तुम्हारे बुकलेट के क्वेश्चंस लगाते रहो, उसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेंगे एक दिन, जितने भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स होंगी।